हेलो एवरीवन, वेलकम एट सिनॉप्सिस आईएएस। मैं जयेंद्र सिंह आप लोग का इकोनॉमिक्स का लेक्चर ले रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स देखेंगे जो हर साल इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो हम पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो काफ़ी बड़ा होगा उसके यहाँ हम शॉर्ट में सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को देखेंगे सर्वे से। ये जो कोर्स है ये हमारे 2020 50-50 सीरीज़ का पार्ट है। इसका कोर्स डिटेल आप फर्दर यहाँ पे देख सकते हैं और डिटेल जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो इस बारी सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे का थीम क्या था। तो इस बारी के इकोनॉमिक सर्वे का थीम था वेल्थ क्रिएशन, और जो यूनियन बजट था उसका थीम था ईयर्स ऑफ लिविंग। ये दोनों मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बारी स्वैप करके क्वेश्चन आ जाता है, कह देगा इसका क्या थीम ये था और उसका थीम क्या ये था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही, तो वेल्थ पढ़े लिखे ही लोग वेल्दी बनते हैं। ठीक है, यूनियन बजट थोड़ा आम लोगों की बात हो जा रही है। तो आम लोगों के लिए जो है पैसा कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई उनको आम जीवन अच्छे से वो अपना जीवन जी ले। ठीक है, तो ये एक ट्रिक छोटा सा मैंने बनाया है। ठीक है, इससे आपको याद है। अब स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इकोनॉमिक सर्वे में इस बारी एक टर्म यूज़ किया है इनविजिबल हैंड का। ये टर्म आज का नहीं, बहुत पुराना टर्म है इकोनॉमिक सर्वे में जो यूज़ किया गया है। इससे हम लोग सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इनविजिबल हैंड के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो इस एडम स्मिथ जी का नाम काफ़ी सुना हुआ है कि इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया गया था। लेकिन सर्वे में ये बोला कि इससे पहले कौटिल्य जो अर्थशास्त्र था और जो है हमारे तमिल फिलोसफर जो थे तिरुवल्लुवर जी, उनकी थिरुकुल जो थी उसमें भी इनविजिबल हैंड की बात की गई है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ये इनविजिबल हैंड है क्या। तो बेसिकली एक अनऑब्जर्वेबल मार्केट फोर्स है जो कि बेसिकली जो डिमांड होती है लोगों की और जो सप्लाई होती है किसी गुड एंड सर्विस की, उसको एक इक्विलिब्रियम मैनेज करने की कोशिश करता है। तो आप समझ लिए ये इनविजिबल हैंड है और इधर से आपके किसी भी चीज़ के लिए डिमांड आ रहा है और ये उसके सप्लाई आ रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई का एक इक्विलिब्रियम बनाने में जो है आपका इनविजिबल हैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सर्वे ये कहना चाहता है कि अगर इस इनविजिबल हैंड जो मार्केट में है इसमें कोई इंटरवेंशन ना करें, इवन साथ ही साथ हैंड ऑफ ट्रस्ट का सपोर्ट इसको दें, तो एक लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है। अब समझने की कोशिश करते हैं ये हैंड ऑफ ट्रस्ट की बात क्यों आ गई। ठीक है, तो अगर आप ये समझिए इनविजिबल वेल्थ क्रिएशन कब होगा, आप ये समझने की कोशिश करिए वेल्थ क्रिएशन कब होगा। तो वेल्थ क्रिएशन कब होगा जब जो एंटरप्रेन्योर है वो अच्छे से अपना काम कर पाए। एंटरप्रेन्योर लेकिन काम करने के उसको सबसे पहले तो क्या होगा कि बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी, कैपिटल की ज़रूरत होगी। कैपिटल कहाँ से उठाएगा? बैंक से उठाएगा। बैंक के पास कैपिटल कहाँ से आएगा कि वो लोगों को दें? तो ये कॉमन मैन अपना सेविंग जो रखता है बैंक के पास, फिक्स डिपॉजिट जो रखता है, ऐसे बहुत सारे कॉमन मैन बैंकों में पैसा रखते हैं। इन पैसों को लोन दिया जाता है और एंटरप्रेन्योर उससे काम करता है। सिमिलरली यही कॉमन मैन कुछ पैसा शेयर मार्केट में डालता है और शेयर मार्केट से भी एंटरप्रेन्योर लोन उठाता है, सारे काम करता है। लेकिन अगर ये जो एंटरप्रेन्योर है और ये जो बैंक है या फिर जो शेयर मार्केट है, यहाँ पे अगर कुछ घपले होते हैं तो क्या होगा? ओवरऑल ये लोग एंटरप्रेन्योर पैसा साइफन करके चला जाएगा या गलत धंधे में लगा देगा। तो बेसिकली लॉस किसका हो रहा है? ये एक कॉमन मैन का, जो अपनी मेहनत की कमाई इन लोगों को सौंप रहा है कि उसको वो ग्रो करेंगे और इकोनॉमिक के वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेंगे। लेकिन सफरिंग किसकी हुई? एक कॉमन मैन की। तो बेसिकली यहाँ पे सर्वे यही कहना चाहता है कि इनविजिबल हैंड तो रखो, उसमें कोई इंटरवेंशन मत करो वेल्थ क्रिएशन के लिए, लेकिन एक हैंड ऑफ ट्रस्ट भी होना चाहिए। वो हैंड ऑफ ट्रस्ट कैसे आएगा कि ये जो बैंकिंग है और ये जो स्टॉक मार्केट और ये सारी चीज़ें हैं, इवन जो कंपनी है, इनको रेगुलेट अच्छे से कर पाएँ। तो एक गवर्नमेंट एक इंटरवेंशन करके एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेगी। आइए तो देखते हैं जो सर्वे का हैंड ऑफ ट्रस्ट था उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे प्रपोज करता है कि ये जो हैंड ऑफ ट्रस्ट होगा वो एक पब्लिक गुड होगा, मतलब सार्वजनिक होगा, सबके लिए होगा, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होगा। इसका मतलब ये है कि किसी के लिए एक्सक्लूसिव नहीं होगा, कोई भी इसका फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होना चाहिए, सबके लिए फ्री में होना चाहिए, हर कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नॉन राइवल कंजम्पशन, मतलब इसका कंजम्पशन किसी चीज़ से राइवलिटी नहीं होगी, इसका जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सप्लाई होगा वो ज़ीरो होगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है इससे पहले यूपीएससी में। तो आप ये समझिएगा जब भी कोई पब्लिक गुड है
तो वो नॉन राइवल नेचर का होना चाहिए, साथ में नॉन रिजेक्टेबल है, मतलब इसकी आप कलेक्टिव सप्लाई सारे सिटीजन का वो करेंगे, किसी को आप इसमें रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सर्वे ने प्रपोज किया है, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवल कंजम्पशन एंड नॉन रिजेक्टेबल। नेक्स्ट जो सर्वे प्रपोज करता है कॉन्सेप्ट लाइक प्रो बिजनेस और प्रो क्रॉनी पॉलिसी को। क्रोनिक कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा है। क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब आप तो समझते ही होंगे कि जो है नेक्सस हो रखा है पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के बीच में। ये दोनों आपस में बात कर लेते हैं, बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को पैसा दे देता है, पॉलिटिशियन उसके हिसाब से पॉलिसी बना देता है, और लॉस किसका होता है, एक कॉमन इंसान का होता है इन सारी चीज़ों में। ठीक है, तो ये जो प्रो क्रॉनी पॉलिसीज़ जो चल रही थी, ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी होती है उसका वेल्थ को इरोड कर दिया जाता है, और इरोड करके जेब में ये दोनों भर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और इस तरीके से एक इनएफिशिएंसी का प्रमोशन होता है, जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक प्रोसेस जो होता उस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। अभी हम देखेंगे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है। इस लाइन में ये समझ लेते हैं कि क्या होता है प्रो क्रॉनी पॉलिसी का। तो एक तो इरोड कर देता है वेल्थ, दूसरा क्या होता है इनएफिशिएंसी को प्रमोट करता है, और तीसरा जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है उसको प्रोसेस को रोकता है। और वहीं उसके जहाँ अपोजिट जो चीज़ है प्रो बिजनेस पॉलिसी, मतलब कोई भी नया बिजनेस आना चाहता है तो उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो पॉलिसी होगी वो प्रो बिजनेस पॉलिसी कहलाएगी। इसमें क्या होता है कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है। अब आपको नाम सुन के लगेगा यार डिस्ट्रक्शन हो रहा तो अच्छी चीज़ कैसी होगी, लेकिन देखिए साथ में कीवर्ड क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता क्या है। तो बेसिकली क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जिससे इंडस्ट्री में बदलाव आता है, इंडस्ट्रियल म्यूटेशन होता है। मान लीजिए कभी कोई कंपनी थी जो चला करती थी, आज जब वो कंपनी नहीं चल रही है तो नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि अभी आप समझिए एजुकेशन सिस्टम जैसे ओल्ड जो चलता था, अभी क्या है कि कोरोना वायरस आ गया तो बहुत सारे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन होने की वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल में चेंज हो रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि पहले हम लोग जो है पीवीआर में जाते थे, आईमैक्स में जाते थे, सिनेमा हॉल्स में जाते थे पिक्चर देखने। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में आधे से ज़्यादा लोग तो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार इन्हीं पे पिक्चर देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि समय के हिसाब से कुछ नई कंपनियों को मौका देना चाहिए कि वो चेंज कर सकें चीज़ों को। लेकिन अगर यहीं पे सेटिंग खूब हो रखी, लेकिन यहीं पे आप समझने की कोशिश करें कि पीवीआर का जो ओनर है उसकी सेटिंग हो रखी होती किसी मिनिस्टर से, तो बेसिकली नेटफ्लिक्स जो आया इंडिया में उसको आने देता इतना ईजिली, उसके बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगवा देता, रोक लगवा देता, लेकिन नहीं लगवा पाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रो बिजनेस पॉलिसी है। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यही कह रहा है कि जब इनोवेशन नया आएगा तो जो पुरानी कंट्री जो इनोवेट नहीं कर पा रही वो हट जाएंगी, उनके जहाँ नई कंपनियाँ आएंगी। तो डिस्ट्रॉइंग द ओल्ड वन जो इनएफिशिएंट है, और नई कंपनियाँ बनेंगी, नई कंपनियाँ बनेंगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात कही गई है उसको हम सेंसेक्स में भी हम ओवर द ईयर, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हम ओवर द ईयर सेंसेक्स में भी इस चीज़ को देखें। जैसे कि हम देखें अभी जो है रिसेंटली जो हमारा सेंसेक्स था उसमें जो है फाइनेंशियल और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, इन दोनों का जो है राइज बहुत ज़्यादा हो रहा। तो स्टार्टिंग में आप खुद समझिए 1990s से पहले क्या फाइनेंशियल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां थी इंडिया में? नहीं थी। लेकिन आज के में देखेंगे तो सेंसेक्स का लगभग 50% जो वेटेज है कंपोजिशन वो इन दोनों फाइनेंशियल और आईटी कंपनियों का है। तो समझ रहे हैं सेंसेक्स अगर मिरर कर रही कि नई कंपनियां आ रही हैं उनको आना चाहिए, तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की चीज़ों को गवर्नमेंट को भी नहीं रोकना चाहिए, नेचर के हिसाब से चलनी चाहिए। तो वही चीज़ जो कह रहे हैं कि प्रो बिजनेस पॉलिसी इनेबल करता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को, और ये इनहिबिट करता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को अगर प्रो क्रॉनी पॉलिसी है। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं हम टॉपिक कनेक्टेड फर्म्स क्या होता है। तो जैसे हम वही जो क्रोनिक कैपिटलिज्म वाली चीज़ है उन्हीं को कनेक्टेड फर्म्स भी कहा जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि इनका पॉलिटिकल कनेक्शन रहता है करंट गवर्नमेंट के साथ, उस हिसाब से वो पॉलिसी को रेगुलेट करा लेती है अपने हिसाब से, इसलिए इनको कनेक्टेड फर्म्स कहा गया है। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे
एमसीक्यू बन सकता है कि कनेक्टेड फर्म होती क्या है, तो पता होना चाहिए जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। एक और इसी तरीके से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कनेक्टेड कंपनी, ये मैंने यहाँ डाल दिया है। ये इकोनॉमिक सर्वे में नहीं था, लेकिन कनेक्टेड कंपनी क्या होता है, तो ये समझ लीजिए कि ये कंपनियां जो बहुत तेज़ी से लर्न करती हैं, अडॉप्ट करती हैं कि कंटिन्यूस जो चेंज है और उसके हिसाब से चेंज होती रहती हैं, ऐसी कंपनियों को कनेक्टेड कंपनी कहते हैं। एक बार पढ़िए, अ कंपनी हुज कल्चर एंड स्ट्रक्चर आर डिजाइन टू कंटिन्यूली लर्न एंड अडॉप्ट टू अ चेंजिंग मार्केट प्लेस। तो जैसे जैसे चेंज हो रहा है उस हिसाब से वो लर्न करती हैं, अडॉप्ट करती जाती है, तो उनको हम कनेक्टेड कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो है ये जो है कंपनी जो क्रोनी कैपिटलिज्म में, अब लीडिंग इंडिकेटर को समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। तो बेसिकली जो स्ट्रेस्ड कंपनी रहती हैं, ठीक है, जिनमें स्ट्रेस आ रहा है, तो इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ इंडिकेटर्स दिए। अगर इन इंडिकेटर्स इन पैरामीटर्स को हम देखें तो हम पहले ही पकड़ लेंगे कि कौन सी कंपनी है जिनमें स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो कुछ जो लीडिंग इंडिकेटर आप याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये है कि नॉन कंप्लायंस है कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के। तो अगर कोई भी कंपनी ऑब्वियस है कि कंपनी एक्ट के किसी प्रोविज़न को नहीं फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस बिल्डअप है, उन कंपनियों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही जो है जो वो कंपनियां जिनमें इंटरनल कंट्रोल हम देख रहे हैं कि वीक हो रहा है, तो उसके वजह से वो चीज़ें हो रही है, या कुछ ना कुछ उसमें जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ मैनुअल इंटरवेंशंस हो रहे हैं या मैनेजरियल इंटरवेंशंस हो रहे हैं, तो ये कंपनी है कि डिफ़ॉल्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ी वहाँ पे हो रही है, तभी इंटरवेंशंस हो रहे हैं। या फिर इनके साइड से क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ऑडिट ओपिनियन हो रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ऑडिट करते हैं सीए लोग, उन लोग को प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं कंपनियां, तो उस केस में जो है वो लोग जो है डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड स्टेटमेंट्स देते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो वो नॉन क्वालिफाइड स्टेटमेंट देंगे, अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट देंगे, लेकिन यहाँ पे उनको क्लीन चिट नहीं मिलती है, इसलिए डिस्क्लेमर देते हैं ऑडिट ओपिनियन पे कि हम कोई ऑडिट ओपिनियन नहीं बनाएंगे क्योंकि कंपनी ने हमें सारा स्टेटमेंट नहीं दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि परफॉर्मेंस, जो बिजनेस कर रही कंपनी उसके परफॉर्मेंस ही में दिक्कत है, तो भी जैसे कि परफॉर्मेंस में क्या है कि कैश फ्लो ही नहीं आ रहा है। अगर किसी कंपनी में कैश फ्लो नहीं आएगा तो वो खर्चा कैसे करेगी, एक्सपेंडिचर अपने सैलरी इन सबको कैसे मैनेज करेगी, या फिर टर्नओवर जो है वही बहुत कम है, डिक्लाइन होता जा रहा है टर्नओवर, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है, ठीक है। बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है कि एक्सेस मैनेजरियल रिन्यूमरेशन है। हम देखेंगे कि कई कंपनियों में तो जो है जो इम्पोर्टेंट सीईओस और जो है बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं उनके सीएफओ और ये लोग, तो ये बहुत सैलरी, लगभग समझ लो 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, ऐसे करोड़ों में सैलरी लेके चले जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी पैसा बैंकों से उधार ले रखा है, ये अपना जानते हैं कि कंपनी जो डिफॉल्ट करेगी तो हम अच्छा खासा सैलरी उठा लेते हैं, अपना पैसा बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही इकोनॉमिक सर्वे ने जैसे लीडिंग इंडिकेटर उनके लिए दिया था कंपनियों के लिए, ठीक है, वैसे कुछ विलफुल डिफॉल्टर्स जो हैं, जैसे हमारे विजय माल्या साहब जिनके पास पैसा है लेकिन फिर भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ध्यान दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये लोग विलफुल डिफॉल्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो विलफुल डिफॉल्टर का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो विलफुल डिफॉल्टर वो लोग होते हैं जो लोग पैसा दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोन का पैसा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, मतलब उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो रीपे कर दे लेकिन नहीं करते। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे पहले कर लेंगे कि आप ये समझिए कुछ लोग तो इस कैटेगरी में हैं जो नॉन डिफॉल्टर हैं, जो डिफॉल्ट ही नहीं करेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्ट्रेस में डिफॉल्ट कर देंगे क्योंकि उनकी कंपनी नहीं चल रही है लेकिन वो सब कुछ चलाना चाहते हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है चीज़ें अच्छे से। लेकिन जो विलफुल डिफॉल्टर होता है, ये दोनों के दोनों जो नॉन डिफॉल्टर वो तो सारे अपने प्रोसीजर, सारी चीज़ें ओपेक रखेगा, सारा ऑडिट सारी चीज़ें करेगा, लेकिन ये जो डिस्ट्रेस डिफॉल्टर है, डिस्ट्रेस डिफॉल्टर भी सारी चीज़ें ओपेक रखेगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को बचाना चाहता है, वो कुछ छुपाएगा नहीं। लेकिन ये जो विलफुल डिफॉल्टर हैं वो क्या करेंगे, घपलाबाजी करते हैं, तो घपलाबाजी करने के लिए उनको सारी चीज़ों को छुपा के ढक के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली बात इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि विलफुल डिफॉल्टर जो है कुछ ज़्यादा ही ओपेक होते हैं जो नॉन डिफॉल्टर होता है, जो डिस्ट्रेस डिफॉल्टर होता है उनके कंपैरिजन में। सिमिलरली जो प्रमोटर होते हैं इन डिफॉल्टर्स के टर्म में, मतलब समझ लीजिए जैसे विजय माल्या जी जैसे लोग, ये लोग क्या करते हैं, जो फर्म रहती है
डिफॉल्टिंग फर्म उसका अच्छा खासा जो शेयर होल्डिंग होता है वो प्लेज कर देते हैं और प्लेज करके बैंकों से पैसा उठाते हैं। ठीक है, तो बैंक को वो क्या कहते हैं, भाई ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी के एक शेयर का वैल्यू 50 रुपये है, तो हम तुमको 1 करोड़ शेयर हमारा है, प्लेज कर लो। तो अब क्या हो गया, बैंक को लगेगा 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होगा कि कंपनी डुबो के ये लोग भाग जाएंगे अपना पैसा निकाल के। ठीक है, और फिर ये जो 50 रुपए का शेयर था वो घट के हो जाएगा 1 रुपए का। ठीक है, तो ये जो लोन दी थी बैंक उसका कितना हो गया, 1 करोड़ रुपया। ठीक है, 1 करोड़ शेयर का, यही तो हुआ था यस बैंक में। क्या होता, उसका 400 रुपए का शेयर था। ठीक है, लेकिन धीमे धीमे घटते घटते 10 रुपए का, सिर्फ 10 रुपए का शेयर मिल रहा था मार्केट में। एक कप चाय मिल जाती है 10 रुपए में, आप खुद समझ लो क्या हो गया। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, जो प्रमोटर जो है अपना तो कुछ प्लेज नहीं करता, कंपनी का शेयर होल्डिंग प्लेज करता है, तो उनको बैंक किसी भी उनके पर्सनल लाइबिलिटी की उन पे ठहरा नहीं सकती कि आपने लोन लिया था। ये वो कहेंगे भाई कंपनी के नाम पे लोन लिया था, कंपनी नहीं चली तो अब हम क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ होती है किसी भी कंपनी में वो ये होता है कि जो उनकी रिलेटेड पार्टीज होती है, रिलेटेड कंपनी होती है, जो भाई बहन बंधु लोग होते हैं, उनको बड़ा पैसा इधर उधर घपलाबाजी करते हैं ये लोग। ठीक है, जैसे कि हम अपने देखेंगे खुद ही यस बैंक के ही केस में कि उनके फैमिली में बहुत सारा ट्रांसफ़र हो रहा था पैसे का। तो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे का कहना ये हुआ कि ये लोग जो है जो उधार लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि इस उधार को गायब कर दें, साइफन कर दें, इसलिए खुद के पर्सनल बेनिफिट ऑफ ओनर एंड उनके सगे संबंधियों का। नेक्स्ट देखते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे ने दिया रोल ओवर रिस्क, ये क्या होता है। तो रोल ओवर रिस्क एनबीएफसीज के केस में इकोनॉमिक सर्वे बताने की कोशिश किया। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई एनबीएफसी है, तो नॉर्मली हमने देखा था कि जब आईएलएफएस का क्राइसिस आया था, ये सारी चीज़ें हुई थी, तो उसमें क्यों हुए थे, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल ये लेते हैं। अब शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर के थ्रू कैपिटल लेंगे तो अब कुछ दिन बाद जहाँ उसका जो भी शॉर्ट टर्म है 3 साल या साल भर जैसा भी उसका पीरियड, उस हिसाब से जहाँ वो एक्सपायर होगा पैसा वापस करना पड़ेगा। लेकिन ये एनबीएफसीज अधिकतर पैसा अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट में दे रहे हैं तो उनका जस्टेशन पीरियड काफ़ी लॉन्ग होता है, लाइक 10 साल 20 साल या 50 साल बाद वहाँ से पैसा मिलेगा। तो बेसिकली इनको अपने ही कमर्शियल पेपर जिनसे उठाए हैं पैसा, उनको जो है फिर से पैसा देना पड़ेगा और रीफाइनेंस करना पड़ेगा अपना डेप्ट। ठीक है, आप ये समझने की कोशिश करिए, ये आपका एनबीएफसी है। अब इसके पास तो सारा पैसा कुछ होता नहीं है, तो ये क्या करता है, बैंक से कुछ पैसा ले लेता है। ठीक है, कुछ नॉर्मल कॉमन मैन जो है उससे लेता है, और बहुत सारे उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कई बार शेयर मार्केट से पैसा उठाता है, तो डिफरेंट तरीके से उठाता है और ये पैसा एंटरप्रेन्योर को देता है। ठीक है, अब ये मान लो जो है छोटा जो शॉर्ट टर्म में अगर लोन उठाया, बोला कि भाई 3 मंथ बाद हम तुमको पैसा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से अभी तो पैसा आया ही नहीं, तो वो क्या करेगा, इसी कमर्शियल पेपर को रीफाइनेंस करेगा। अब जब रीफाइनेंस करेगा तो हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंकों को या किसी भी कॉमन मैन को। तो ये सारे इशू आते हैं, और ये सारे इशू जो आते हैं वो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। ठीक है, तो ये समझ ही रहे हैं आप लोग, जो है एसेट उनका जितना था और जो लाइबिलिटी है, मतलब जो उधार ले रखा है इन लोगों से, ठीक है, इनका मिसमैच हो रहा है, उसके वजह से रोल ओवर रिस्क बढ़ता जा रहा है। एक खास बात यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा था कि जो एनबीएफसी हैं, बड़ी एनबीएफसी हैं जो स्ट्रॉन्ग जिनका बैलेंस शीट है, ठीक है, वो इस रोल ओवर रिस्क को मैनेज कर लेंगी एट हायर कॉस्ट, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा है तो वो चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन छोटे एनबीएफसी डूब जाएंगे। और अभी आपने एनबीएफसी क्राइसिस तो रिसेंटली देखा ही था आईएलएफएस क्राइसिस के बाद। अब एक और कॉन्सेप्ट था जो इकोनॉमिक सर्वे ने किया था, मेंशन किया था, बायलैटरल नेटिंग का। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि बायलैटरल नेटिंग क्या है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग है तो इसको समझने की कोशिश करिए। तो बेसिकली हम पहले समझते हैं नेटिंग क्या होता है, फिर बायलैटरल नेटिंग और मल्टीलैटरल नेटिंग और क्या है स्टेटस इंडिया में, ये देखेंगे और इनके क्या फ़ायदे, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। पहले नेटिंग समझते हैं क्या है। तो आप ये समझ लो, एक जैसे ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, ये दोनों डिफरेंट कंट्री में काम करते हैं या जैसे भी काम कर रहा है। तो ए मान लो $1 बिलियन पैसा देता है, $1 देता है, समझ लो, ठीक है। फिर इसके बाद ए इसको $2 देता है, ठीक है। फिर बी कुछ दिन बाद इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में $5 देता है, ठीक है। फिर उसके बाद बी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इसको $1 देता है। फिर एक दिन ए कुछ दिन बाद $10 देता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि
इन लोग के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऑनलाइन पेमेंट या इन सब से हो रहा है। अब नॉर्मली क्या है, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए इतना इतना पैसा रियलिटी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो ये लोग कहते हैं कि भाई देखो, हर एक इंडिविजुअल ट्रांसफ़र करने के यहाँ, ठीक है, क्या करते हैं हम, नेट ट्रांसफ़र करते हैं। तो नेट ट्रांसफ़र में क्या होगा कि ए का टोटल देख लेंगे, तो इनको जोड़ लेंगे, तो ए का टोटल कितना पैसा हुआ, $13, ठीक है। तो ए के साथ से $13 गया, बी के पास से कितना गया है, $6, ठीक है। अब इन दोनों को हम माइनस कर लो तो नेट हमारा कितना आएगा, 13 माइनस 6, $60, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल देखें तो बी के साइड से ये सारे गणित को अगर हम हटा दें तो हम ये देखेंगे कि एक है, बी के साइड से ए को $7 दे दो, किस्सा खत्म, ठीक है। तो वही हुआ कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन क्यों करेंगे, नेट ट्रांजैक्शन कर दो। इसका फायदा क्या होगा कि बी को अब देना तो था अच्छा खासा पैसा, $10, क्योंकि ए से $10 उधार लिया था, तो $10 इसको रिटर्न करना था, तो इसको अपने खाते में $10 रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि सिर्फ उसको $7 ही अपने नेटिंग के बेसिस पे क्या हुआ, सिर्फ उसको $7 ही रखना पड़ेगा जो इसको देना होगा ए को आखिरी में। जो रेस्ट $3 है वो उसको लोन में घुमा सकता है, ठीक है। तो आपके पास जो है जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी रहती है बैंकों के पास मार्केट में भेजने के लिए, वो बढ़ जाती है। तो नेटिंग का ये फायदा होता है, और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के कॉस्ट भी कम हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, वही डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो नेटिंग इज अ पेमेंट अरेंजमेंट, एक पेमेंट करने का तरीका है मल्टीपल पार्टीज के बीच में, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन उनको सम अप कर देते हैं, रेदर देन उनको इंडिविजुअली लेवल पे सेटल करें कि इधर से कितना गया, उधर से कितना गया, ठीक है। अब देखते हैं बायलैटरल नेटिंग क्या होता है। तो बायलैटरल नेटिंग जो है, दो काउंटर पार्टीज के बीच में एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिसमें जो भी ऑफसेट होता है क्लेम अगेंस्ट ईच अदर, उसको एक सिंगल नेट पेमेंट पे कर दिया जाता है, ठीक है। इंडिया में बायलैटरल नेटिंग अभी परमिट नहीं है, ठीक है। अब हम समझते हैं मल्टीलेटरल नेटिंग क्या होता है। तो मल्टीलेटरल नेटिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो पार्टी थी ए और बी, ठीक है, इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक थर्ड पार्टी रहती है, ठीक है, वो इनके बीच का ट्रांजैक्शन सब कुछ देखती है और वो करवाती है और वो सारी प्रोसेस को कराती है। तो यहाँ पे इंडिया में मल्टीलेटरल नेटिंग अवेलेबल है, उसकी परमिशन कर रखे हैं, बायलैटरल नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन घूम के आ सकता है कि भाई इंडिया में बायलैटरल नेटिंग परमिटेबल है, तो आपको लगेगा हाँ भाई बायलैटरिंग तो परमिटेबल है, और लिखा रहेगा मल्टीलेटरल क्या परमिटेबल नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ भाई नहीं होगा। लेकिन उल्टा है, यहाँ पे ध्यान रखिए, बायलैटरल परमिटेड नहीं है, नॉट परमिटेड, लेकिन मल्टीलेटरल परमिटेड है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि क्लोज नेटिंग क्या होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लो जैसे ए और बी के बीच में कुछ, जब मान लो ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे वो हो रहे हैं, लेकिन बी जब डिफॉल्ट करता है या किसी वजह से बी की जो कंपनी है वो बंद होने वाली है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता था कि नॉर्मली ए के अगर क्लोज आउट नेटिंग का प्रोसीजर नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि ए को अपना पैसा बी से निकालने के लिए बाकी जितने लेनदार थे उनके साथ बैठना पड़ेगा कि भाई जब बी बिकेगा सब कुछ तो उसमें जो भी पैसा निकलेगा उसमें से ए को इसका हिस्सा मिलेगा। लेकिन क्लोज आउट नेटिंग का फायदा ये होगा कि इनका जो है जैसा भी ट्रांजैक्शन हो रखा है एक दूसरे के बीच में, ठीक है, इसका तुरंत वहीं पे नेट कर देंगे और जो नेट होगा उसमें में से देखा जाएगा कि ए को कितना मिलना है। तो आप यही समझिए, इसको एक एग्जांपल से कहिए तो मैं दिखाता हूँ कि आप ये समझ लो ए ने जो है ₹10 दिए थे और दूसरा ट्रांजैक्शन था ₹20 का, तीसरा ट्रांजैक्शन था ₹30 का, तो टोटल ए को ₹50 मिलने थे मान लो, ठीक है। बी ने जो है ₹10 दिए थे, ₹20 दिए थे, तो टोटल 30 बी को मिलने थे। अभी क्या होगा, अगर डिफॉल्ट हो जाता तो जो 30 इसको मिलने थे वो मिले ना मिले ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो इसका ₹50 था वो टोटल का टोटल बी डिफॉल्ट होने की वजह से कहेगा भाई मैं दूंगा, ठीक है, जब मेरे शेयर्स बिकेंगे, मेरी कंपनी बिकेगी, उसमें से अगर ₹50 बचा तो तुम लेके जाना। लेकिन अगर हम नेटिंग को फॉलो करते हैं तो यहीं पे क्लोज आउट नेटिंग होगा और यहाँ पे नेट देख लिया जाएगा कि भाई ₹20 है, तो अब क्या हुआ, ए का ₹50 फंसने के यहाँ, ठीक है, सिर्फ ₹20 फंसा, ठीक है। तो ये सारी चीज होती है क्लोज आउट नेटिंग में। तो क्लोज आउट नेटिंग यहाँ पे परमिटेबल है इंडिया में, और ये सारी चीजें इंडिया में कैसे होती हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जैसे हमारा एनएससी होता है, बीएससी होता है, उसी तरीके से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये इन सारी चीज़ों को देखती है इंडिया में। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, थोड़ा सा टिपिकल था
लेकिन इस समय बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में भी प्रपोज किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको याद पढ़ लेना, वीडियो वापस घुमा के देख लो अगर नहीं समझ में आया तो ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था, इसलिए पढ़ लीजिए। करंट अफेयर में तो उतना न्यूज़ में नहीं था। तो ये बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये आपका WCO के अंदर आता है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस बॉडी के बारे में आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या होता है, एक AUA स्टेटस देता है ये बॉडी, ठीक है। और ये कैसे देगा, एक स्टैंडर्ड पहले सेट करता है। अगर इस स्टैंडर्ड को आप फॉलो कर रहे हो तो वो कहता है कि आप सिक्योर ट्रेडर हो, ठीक है। और जो है ग्लोबल ट्रेड जो आपको करना है आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। और ये जो भी ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है, वॉलंटरी प्रोग्राम है। जिसको ये स्टेटस ऑप्ट करना है वो ऑप्ट करे, जिसको नहीं करना है वो ना करे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं घूम के आएगा कि वॉलंटरी है कि नहीं, ये स्कीम किसके अंदर आती है, ठीक है, और ये क्या होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि डच डिजीज़ क्या होता है। बार बार ये क्वेश्चन डच डिजीज़ का घुमा फिरा के रहता ही है, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में जब कोई एक सेक्टर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट उसका होता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है, तो उस वजह से अदर सेक्टर्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उनमें डिक्लाइन होने लगता है। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो समझ लो कोई रिसोर्स रिच कंट्री है, ठीक है। उसका कोई एक रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स है उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा है बाहर, ठीक है। ये नीदरलैंड में बेसिकली हुआ था, जब वहाँ पे गैस की डिस्कवरी हुई थी तो बहुत सारा गैस वो लोग एक्सपोर्ट करना चालू कर दिए। तो जब वो गैस को एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो उसकी डिमांड है बाहर मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनकी करेंसी मान लो जो 60 रुपये पर डॉलर है, मान लो $1, ठीक है। तो ये क्या होगा, एप्रिसिएट कर जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब इनकी चीज़ों की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो ये 50 रुपये हो जाएगा एप्रिसिएट करके, वही $1। अब इस केस में क्या होगा कि इनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन करेंसी अप्रिशिएशन के बाद जो छोटी छोटी और कंट्रियाँ होंगी, अदर्स जो छोटी छोटी और कंपनियाँ होंगी अदर सेक्टर्स में, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अपना माल एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। जैसे आप समझ लो, जैसे कोई छोटी सी कंपनी सॉफ्टवेयर का माल सब बेचती थी, तो पहले वो अपना माल $1 में बेचती, 50 रुपये का मान लो उसका माल था जो बाजार में, पहले उसको $1 में बेचती थी। समझ लो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी थी, ठीक है, वो अपना माल 60 रुपये का पहले बेचती थी, ठीक है। 60 रुपये का माल बेचती थी तो पहले वो बाजार में $1 US में एक्सपोर्ट करके लेके आती थी। लेकिन अब जो है आपका, लेकिन करेंसी अप्रिशिएशन हो गया, अब 50 रुपये का डॉलर हो गया, तो यही 60 रुपये जो उसको निकालना है, अब वही 60 रुपये निकालने के लिए उसको मार्केट में जाके अपना सॉफ्टवेयर $1.2 में बेचना पड़ेगा। आप लोग समझ रहे ना, 60 रुपये इसको तो 60 ही रुपये निकालना है, तो इसमें 5-5 रुपये और मतलब 2 पैसा और ऐड करेगी तब जाके उसका 60 हो, तो मतलब बाजार में अब उसको एक्सपोर्ट करने के लिए $1.2 होगा, और वहीं कोई और जो अभी भी $1 में बेच रहा है, ठीक है, तो उसके लोग खरीदेंगे। तो बेसिकली जो चीप अल्टरनेटिव है उनको लोग इंपोर्ट करना चालू कर देंगे, और हमारी कंट्री का जो दूसरे सेक्टर के एक्सपोर्ट्स हैं वो ना हो पाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये तो एक सेक्टर के एक्सपोर्ट के वजह से जो करेंसी में एप्रिशिएशन आया, उस वजह से अदर सेक्टर्स के एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम्स होने लगा है, ठीक है। नीदरलैंड में ये प्रॉब्लम आई थी जब वहाँ पे डिस्कवरी हुआ था गैस का, ठीक है। इंडिया में कहा जा रहा है, तो हमने आज क्लास में ये सारी चीज़ें कर ली डच डिजीज़ तक, ठीक है। रेस्ट जो चीज़ें बच रही हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो एवरीवन, थैंक यू फॉर द क्लास।